Hello students and welcome to my channel and in this video we'll be dealing with the collection of blood hematology section के अंदर ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा. So let's start with this. तो कलेक्शन ऑफ ब्लड के अंदर सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल्स. तो दो तरीके के ब्लड सैंपल्स हमारे पास हो सकते हैं. एक तो वीनस ब्लड का ब्लड सैंपल मतलब ब्लड ले सकते हैं और एक दूसरा कैपिलरी ब्लड होता है. तो वीनस ब्लड जो होता है वो तो सुपरफिशियल वीन बाय पंक्चरिंग इट विद अ सिरिंज. ठीक है, आप समझ सकते हैं. ठीक है, एक सिरिंज ये जो है ये वाला, दिस इज द वीनस ब्लड. यहां से हम लेते हैं वीनस ब्लड जो हमारा कलेक्शन होता है. ओके, एक सिरिंज से हम पंचर करते हैं. और दूसरा होता है हमारे पास कैपिलरी ब्लड, जहां से हम स्किन कैपिलरीज से लेते हैं बाय स्किन प्रिकिंग. ये देखिए, ये जो है स्किन को जस्ट एक प्रिक देते हैं और वहां से हम ब्लड जो है कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कैपिलरी ब्लड और ये होता है हमारे पास वीनस ब्लड. ओके, इसके बाद हम आते हैं इन दोनों ब्लड्स में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो वीनस ब्लड जो होता है वो ऑब्टेन कहां से किया जाता है? सुपरफिशियल वीन बाय वीन पंक्चर. ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, दूसरी चीज जो है कि वीन पंक्चर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हम जो वीन पंक्चर करते हैं वो एंटीक्यूबाइटल वीन से करते हैं. ये कहां पर होता है? एक एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है जो हमारे एल्बो है, जस्ट वहां पर, यहां पर, इस जगह पर. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द एंटीक्यूबाइटल फोसा. ये जो पूरा रीजन है और यहाँ पर जो वीन्स होती हैं, यहाँ से हम जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उन्हीं को कहते हैं कि एंटीक्यूबाइटल वीन्स से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये रहा मीडियन क्यूबाइटल वीन होती है. इस मोस्ट कॉमन वीन सेलेक्टेड फॉर द वीन पंक्चर फॉर द कलेक्शन ऑफ वीनस ब्लड. ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर कैपिलरी ब्लड जो होता है वो स्किन पंक्चर से लिया जाता है. यूजुअली ओवर अ फिंगर से लिया जा सकता है, ईयर लोब से लिया जा सकता है एंड हील ऑफ अ फुट से लिया जा सकता है. हील ऑफ अ फुट जो होते हैं, हम जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो हील होता है वहां पर हम पंक्चर कर करके कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट करते हैं. लाइक दिस, ये जो है हमारे पास ये इन्फेंट्स हील जो है वहां पर हम यहाँ पर और यहाँ पर इन साइड्स पर हम पंक्चर कर करके जो है कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं. ईयर लोब में किया जा सकता है और फिंगर्स में किया जा सकता है. कौन कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल फिंगर्स होती हैं? तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये सबसे ज्यादा कॉमनली सूटेड फिंगर्स होती हैं. हम ये वाली फिंगर को कभी यूज नहीं करेंगे. कौन सी फिंगर्स को हम कभी यूज नहीं करेंगे? तो हम ये छोटी वाली फिंगर को कभी यूज नहीं करेंगे, ना ही हम इस फिंगर को कभी यूज करेंगे, ना ही हम अपने थंब को यूज करेंगे. वाई डोंट वी यूज दीज फिंगर्स? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी ओनली यूज द मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर फॉर प्रिकिंग एंड विच साइड. तो हम इन फिंगर्स का इसलिए यूज नहीं करते हैं बिकॉज अगर हम यहां पर देखें तो वी ओनली यूज this finger and this finger. Why we only use the middle finger and ring finger? Because the thumb and the little finger are never used for pricking, and even this finger, this one finger is also never used. The first finger is also never used for pricking because the underlying palmar fascia, this is very important, underlying palmar fascia of these digits are continuous with those of the forearms. ठीक है, यहां से पामर फेशिया निकलता है इन तीनों का ऐसे, और ये पामर फेशिया जो है वो हमारे फोर आर्म के अंदर कंटिन्यू होता है. तो अगर कोई सेप्सिस होती है, अगर कोई इंफेक्शन फैलता है आपके प्रिक से, तो वो सिर्फ हैंड में कन्फाइन नहीं रहता है, जबकि वो पूरे में फैल जाएगा आपके फोर आर्म में. दैट्स वाई वी नेवर यूज दीज फिंगर्स. जबकि हमारी ये जो फिंगर्स होती हैं, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, इनका पामर फेशिया सिर्फ हैंड तक ही कन्फाइन रहता है. तो इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन, ठीक है, हमारा जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हैंड तक ही कन्फाइन रहेगा. सो एनी एक्सीडेंटल इंजरी टू दिस फेशिया मे कॉज द इन्फेक्शन टू स्प्रेड इनटू द फोर आर्म. ठीक है, तो इसलिए हम इन फिंगर्स का यूज करते हैं. बाकी हम ईयर लोब का यूज कर सकते हैं और हील का यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इन्फेंट्स. दूसरा जो डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस है कि वहां सुपरफिशियल लेते हैं, सुपरफिशियल वीन से, जबकि यहाँ पर स्किन पंचर से. दूसरा, नो कंटेमिनेशन विद द टिश्यू फ्लूइड, जबकि यहाँ पर कंटेमिनेटेड विद द टिश्यू फ्लूइड. कुछ टिश्यू फ्लूइड जो होता है जब हम कैपिलरी से लेते हैं तो वो उसके साथ आ जाता है. ठीक है, तो उसी की यहाँ पर बातें हो रही हैं.
कि कंटेमिनेटेड होता है, जबकि ये डायरेक्टली वीन से ले रहे हैं तो कोई टिश्यू फ्लूइड का यहाँ पर नहीं होता है. Less risk of contamination, but there is a greater risk of contamination. Why there is less risk of contamination? Because यहाँ पर हम एक sterilized syringe को डायरेक्टली वीन के अंदर से ले रहे हैं, कोई सुपरफिशियल नहीं ले रहे हैं, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कंटेमिनेशन है, वो सबसे कम होने के चांसेस होते हैं वीनस ब्लड में. सेल काउंट एट हीमोग्लोबिन, पैक्ड सेल वॉल्यूम वैल्यूज आर जनरली हायर in the venous blood, whereas these values are lower in the capillary blood. Why these are lower? Because some tissue fluid is bound to dilute it. ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भी आ जाता है उसी के साथ ही, सुपरफिशियल है ना कैपिलरी में, तो वहां पर टिश्यू फ्लूइड भी आ जाता है. जब टिश्यू फ्लूइड आ जाता है तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं. Venous blood is preferable when normal blood standards are to be established, whereas capillary blood is not suited for these purposes. जैसे कि आपको CBC करवाना है, तो CBC के लिए आपका कोई कैपिलरी ब्लड नहीं लेगा, बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी स्टैंडर्डाइज्ड हैं, और जितना अमाउंट चाहिए वो भी मीट नहीं हो पाता है. तो CBC के लिए ऑलवेज वी प्रेफर द वीनस ब्लड. इसके साथ साथ वेरियस जो हमारे पास लैब टेस्ट हैं उसमें भी हम प्रेफर करते हैं कि वीनस ब्लड लें. एसेप्सिस क्या होता है? Asepsis refer to the condition of being free from the septic or infectious material. So before pricking हमें aseptic conditions maintain करनी होती हैं. कैसे होती है? Sterilization of equipment, जैसे lancet sterilized होना चाहिए, needle sterilized होनी चाहिए. Cleaning and sterilization of skin, कि आप skin पे आपकी जो finger है उसको आप alcohol जो spirit होती है, rectified spirit होती है, वो डाल करके उसे रब करके उसे रब करते हैं, उसके ऊपर स्पिरिट को रब करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, और स्टेरिलाइजेशन करते हैं अपनी स्किन का. उसके बाद हम पंक्चर करते हैं. एंड प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन, कि हमने जो सैंपल लिया है वो कंटेमिनेटेड ना हो, टिश्यू फ्लूइड से हम प्रेशर नहीं लगाएं अपनी फिंगर पे जिससे कि टिश्यू फ्लूइड कंटेमिनेट ना करे, तो कंटेमिनेशन से प्रिवेंशन करनी पड़ती है. ओके, दिस इज द डिवाइस विच वी यूज्ड फॉर प्रिकिंग. दिस इज अ लैंसेट. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द एंटीकोगुलेंट्स एंड वाइल्स. तो हमारे पास कई सारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं और कई सारी वाइल्स होती हैं. वाइल्स क्या होती है? शीशी होती है एक, ये इस तरीके से ये कैप होता है उसका, ये वही कैप के कलर्स हैं, तो कैप के कलर से कोडिंग होती है अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स की, और अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स को हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं. ठीक है, EDTA की वाइल होती है फॉर रूटीन हेमाटोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स. उसके बाद बफर्ड सोडियम सिट्रेट फॉर कोगुलेशन स्टडीज़ जो होती हैं उसके लिए. इसके बाद पोटेशियम ऑक्सीलेट और सोडियम फ्लोराइड की होती है, तो ये ग्लूकोज डिटर्मिनेशन GOD POD टेस्ट हमें करना है. ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये यूज़ आएगा. इसके बाद नो एडिटिव, तो अगर हमें सीरम कलेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं डालेंगे. सीरम तो तभी बनेगा ना जब ब्लड नीचे कोगुलेट हो जाएगा, ऊपर सीरम बच जाएगा. ओके, इसके बाद जो है ACD प्रिवेंट प्रिजर्व्स द RBCs फॉर द ब्लड बैंकिंग. ठीक है, हेपेरिन हम यूज करते हैं टू इनहिबिट द थ्रोम्बिन एक्टिवेशन. ठीक है, तो ये अलग अलग वाइल्स होती हैं. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आप EDTA याद कर लो, और एक पोटेशियम ऑक्सीलेट एंड सोडियम फ्लोराइड एंड बफर्ड सोडियम सिट्रेट. दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वाइवा क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो हमारे पास रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड सीरम. तो प्लाज्मा जो होता है और उसमें सीरम जो होता है, उसमें क्या है कि सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर. जब ब्लड क्लॉट हो गया तो ऊपर जो बचता है वो सीरम होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स तो यहाँ यूज हो चुके हैं. सो दैट्स व्हाई द सीरम इज इक्वल्स टू द प्लाज्मा minus the clotting factor, or we can also say that the plasma is equals to serum plus clotting factors. That's all for today, and we'll be dealing with other things in next lectures. Please don't forget to share, like and subscribe my channel, and all the notes, all the lecture notes which we are dealing is available in the description. You can download it from there, from the Google Drive link. Okay, thank you.